दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं अपना मोर्चा .com की खास पेशकश छत्तीसगढ़ का चुनावी सीन। दोस्तों पिछली बार हमने बातचीत की थी बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर। इस बार भी हम चर्चा करेंगे बस्तर की 12 सीटों पर, क्योंकि 7 नवंबर को इन इलाकों में मतदान होना है। हमारे साथ हैं बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह जी। आज हम उनसे जानेंगे कि उस पूरे इलाके का राजनीतिक तापमान क्या कहता है। क्या कांग्रेस पुरानी स्थिति दोहराने की स्थिति में रहेगी या फिर भाजपा बढ़त की स्थिति बनाने में रहेगी। हम जानते हैं संतोष जी। संतोष जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था संतोष जी कि बस्तर की जो 12 सीटें हैं इनके बारे में ये जी कहा जाता है कि सत्ता की कोई जो चाबी है वो जी इन्हीं सीटों से हो करके निकलती है। आपको क्या लगता है? हाँ, जैसा कि ज्ञात है कि आगामी 7 नवंबर को जो मतदान पहले चरण का होना है उसमें 20 सीटें हैं। इन जी 20 सीटों में से 12 सीटें बस्तर संभाग की जी और छत्तीसगढ़ की विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है। इसलिए इन 12 सीटों को महत्व बढ़ जाता है। और बीते वर्षों में हम दोनों प्रकार का ट्रेंड देखे हैं। जैसे कि 2003 की अगर हम बात करें, राज्य बनने के बाद जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें दक्षिण बस्तर की 3 सीटें कोंटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा तो कांग्रेस के हिस्से में रही, जी लेकिन 9 सीटें नॉर्थ की जो है वो भाजपा के पास रही। 2003 में भाजपा की सरकार बनी। जब 13 में भाजपा की सरकार बनी तब स्थिति पुनः यह थी कि कांग्रेस के पास 8 सीटें थी और भाजपा के पास 4 सीटें थी। तो बावजूद इसके 4 सीट को जीतकर भाजपा प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही। तो थोड़ा सा तो वो धारणा यहाँ पे टूट गया था 2013 में कि बस्तर से सत्ता की चाबी राह कोई। निकलती है। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि बस्तर की 12 सीटें बहुत अहम है छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनना है इसके लिए। अच्छा संतोष जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि जी फिलहाल जो है पिछली बार 12 में से 11 सीटें अ, जी वो कांग्रेस के पास थी। एक सीट कांग्रेस के पास। हाँ, नहीं, उपचुनाव में दंतेवाड़ा की सीट फिर कांग्रेस के ही हिस्से में कांग्रेस आ के गई पास ही थी आ जब। गई थी। तो इस प्रकार से 12 की जी 12 सीटें लगभग 12 की कांग्रेस 12 सीटें कांग्रेस के पास कांग्रेस के खाते रही। में आ जी गई थी। जी तो इस बार कई जगह से प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। जैसे अभी मैं जगदलपुर की ही बात करूं, जी तो उस इलाके में रेखचंद जैन जी पुराने प्रत्याशी थे। उन्हें बदल करके जी जतीन जायसवाल जी को टिकट दे दी गई और वे जी महापौर रहे हैं। उसके सामने भी जो है किरण देव जी, वो भी महापौर हैं। तो आपको क्या जी लगता है दो पूर्व महापौरों की टकराहट में किसे फायदा हो सकता है? देखिए, अभी वर्तमान आज की स्थिति में अगर हम बस्तर संभाग के 12 सीटों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एज जो है वो कांग्रेस को है। बावजूद इसके बहुत कांटे के टक्कर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीट बाय सीट दिख रही है। और अच्छा। कम से कम 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। तो इस बार निश्चित रूप से ये लग रहा है कि जो 2023 का चुनाव है इसमें 2018 के जैसे तो स्थितियां नहीं बनेंगी। रही बात जगदलपुर विधानसभा की, तो ये बस्तर संभाग की 12 में से एकमात्र अनारक्षित सीट है। बाकी हाँ। सभी 11 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो इस अनारक्षित सीट पर जो वर्तमान विधायक और संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन रेखचंद जैन थे, तो रेखचंद जैन 27,440 मतों से जीते थे। उनकी टिकट को काटकर कांग्रेस ने उनके स्थान पर जतीन जायसवाल जो पूर्व महापौर थे उन्हें जगदलपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी संतोष बाफना जी जो 2 बार के विधायक थे उनकी टिकट काटकर किरण देव जो पहले महापौर थे 2009 से 14 तक, हाँ, उनको उन्हें दिया। टिकट दिया है। तो इस स्थिति में बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। हालांकि मेरा अपना अनुभव ये कहता है या जो जन चर्चा है उस पे अभी भाजपा को एज मिलता दिख रहा है इस सीट
अच्छा, मतलब थोड़ी बढ़त की स्थिति में है वहां पर। थोड़ी बढ़त की स्थिति में दिख रही है, चूंकि आम जनता में इस बात को लेकर नाराजगी दिखती है कि वर्तमान विधायक रेखचंद जैन 5 साल क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, फिर भी उनकी टिकट काट दी। यह सवाल कांग्रेस के लोगों से भी पूछा जा रहा है, रेखचंद जैन से भी पूछा जा रहा है कि आपकी टिकट किस आधार पर काटी गई। तो उनके पास सिवाय ये कि कांग्रेस का निर्णय सर्वोपरि है यह कहने के अलावा कुछ नहीं। चलिए, मैं एक सीट और आता हूँ, नारायणपुर की सीट है। कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के बलिराम कश्यप के जी पुत्र केदार कश्यप जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और जी चंदन कश्यप वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा जी। रहा है कि इस बार भी कड़ी टक्कर है। पिछली बार तो शायद चंदन कश्यप ने बहुत कम वोटों से जीत, लगभग 2,500 वोटों के 2,500 वोटों अंतर से से जीत। उन्होंने चुनाव जीता था। तो इस बार क्या स्थिति बन रही है नारायणपुर में, क्या देख रहे हैं आप? इस इस बार नारायणपुर में मेरा अपना आकलन भी यह कहता है, और जो लोगों से पूछा गया है उस आधार पे अभी भाजपा को या केदार कश्यप को एज मिलता हुआ बूथ सीट पर दिख रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत ही रोमांचक। अब इसमें यह है कि नारायणपुर जो विधानसभा सीट है, हम्म। इस सीट पर नारायणपुर पूरी जिला का एरिया शामिल है, बस्तर जिले का ये बस्तर ब्लॉक का हिस्सा शामिल है, हम्म। और कोंडागांव का मर्दापाल इलाका शामिल है। तो एक प्रकार से 3 जिलों की सीमाओं को मिला करके बनाया गया है नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र। हम्म। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो बस्तर जिले के बस्तर क्षेत्र के है, जहां से करीब करीब 75,000 80,000 मत होते हैं। जी। और इन वोटों पर पिछले बार चंदन कश्यप ने बहुत बढ़त बना ली थी, इस बार वैसा होता नहीं दिख रहा, इसलिए मैं कहता हूं कि केदार कश्यप को यहाँ से एज है। वजह क्या है चंदन कश्यप के पीछे रहने की, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, पार्टी का अंदरूनी मामला तो इसमें दिखता है। कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, प्रत्येक कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर सकता, एकदम स्पष्ट बात। तो इसमें थोड़ी नाराजगी तो कार्यकर्ताओं की है, और ये भी दबी जुबान चर्चा है कि क्षेत्र में उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा नहीं रही। विशेषकर नारायणपुर जिले का जो ओरछा वाला हिस्सा है, या जो नारायणपुर ब्लॉक का हिस्सा है, जिला मुख्यालय में भी उनकी उपस्थिति को लेकर के कांग्रेस के लोग भी नाराजगी और जाहिर करते रहे हैं, चिंता व्यक्त करते रहे हैं। अब चुनाव के लिए आखिरी के 3 4 5 6 माह में थोड़ा सा वो सक्रिय हुए, और कांग्रेस संगठन का भी सपोर्ट उनके हिस्से पे आया है, ऐसा चर्चा है। इस वजह से उनकी टिकट मिली है, अन्यथा जिसे विडंबना ही कहा जाएगा कि 2,500 वोट के लगभग से वो जीते, उनको तो टिकट मिल गई। वहीं जगदलपुर से अगर हम तुलना करें तो 27,000 वोटों से जीता हुआ व्यक्ति का टिकट कट गया। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दो सीटें जैसे कि संतोष जी बता रहे हैं, फिलहाल आगे हम और सीटों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल दो जी सीटें फंसी हुई दिखाई दे रही है जहां कांटे की टक्कर संतोष सिंह जी बता रहे हैं। एक तो जगदलपुर जहां से कांग्रेस के जतिन जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के किरण देव, और नारायणपुर जहां से केदार कश्यप भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, और चंदन कश्यप वहां से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आता हूं, जी तीसरी एक बड़ी टक्कर की सीट कही जा रही है। उस विधानसभा सीट का नाम है कोंडागांव। यहाँ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और थोड़े समय के लिए अभी हाल फिलहाल मंत्री बने मोहन मरकाम चुनाव समर में है, और उनके सामने है लता उसेंडी जो पूर्व मंत्री रही हैं। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कोई बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन देखिए, पूरे बस्तर संभाग के 12 सीटों को लेकर ये कहता है कि जो बात कोंटा के लिए लागू होती है, जो बात दंतेवाड़ा के लिए लागू होती है, जो बात जगदलपुर के लिए लागू होती है, वही बात कोंडागांव के लिए लागू होती है। और वो ये कि कांग्रेस 2018 में जब सत्ता में आई तो 15 साल के वनवास के पश्चात आई। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं पार्टी के जुड़े हुए लोगों की
नजर आई मुझे। और ये जो महत्वाकांक्षा है, इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति कभी भी कहीं भी किसी भी सीट पर नहीं हो सकती, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। क्योंकि 15 वर्ष का जो भाजपा का शासन इन्होंने देखा, तो उसे महज 5 वर्ष की स्थिति में ही पूरा करने का जो फेर रहा है जे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में, उसके चलते कांग्रेस की स्थिति अभी दुविधाजनक दिखती है। और यही स्थिति कोंडागांव में भी है। अच्छा। अब चूंकि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं मोहन मरकाम, तो उस समय वो क्षेत्र को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब से वो पीसीसी अध्यक्ष के पद से हटे हैं, राज्य सरकार में मंत्री बने हैं, तब से वो कोंडागांव सीट पर काफी ध्यान दे रहे हैं। और कांटे का टक्कर तो है, बहुत जबरदस्त मुकाबला अगर संभाग में किसी सीट पर देखने को मिलेगा तो वो कोंडागांव की सीट होगी। क्योंकि वहां से भाजपा ने भी बहुत कद्दावर प्रत्याशी को चुनाव में उतारा है, जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुके हैं, लता उचंडी। लेकिन कोंडागांव सीट वो सीट है कि जहां पर मतदाता को प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। इसलिए कोंडागांव सीट का जो निर्णायक मतदाता है, वो तो उसके अर्बन एरिया में निवास करता है। और अच्छा। अर्बन एरिया में चूंकि निवास करता है, इसलिए वो मन नहीं खोलेगा, लेकिन दोनों प्रत्याशियों को टटोलेगा और उस आधार पर अपना जनादेश देगा। चलिए, और ये मैं ये भी मानता हूँ। जी जी, ये 3 जी सीट पर आपसे अभी फिलहाल बातचीत हो गई, तो जी ये 3 सीट कांटे की टक्कर में फंसी हुई दिख रही है। एक और सीट पर आते हैं संतोष जी, वो ये कि आप जानते हैं कि वो सीट लगातार कवासी लखमा के खाते में जाती रही है और बड़े जी लोकप्रिय मंत्री रहे हैं, और जी उनका एक अपना हास्य विनोद भी है, जिसके चलते जी क्षेत्र की जनता उनको पसंद करती है। प्रदेश में भी उनकी अपनी एक अच्छी खासी इमेज बनी हुई है। इस बार जी उनके सामने कोई नए प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वयं मुक्का शायद। स्वयं मुक्का जी। जी जी, तो क्या लग रहा है कि इस बार कवासी लखमा भी कहीं फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, या उनको जो देखिए, मेरा सीबीआई के मेरा हैं मेरा मनीष कुंजाम स्पष्ट को कुछ। मानना मेरा मेरा स्पष्ट मानना है, जी ये मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि जी। कवासी लखमा पुनः चुनाव जीतेंगे। अच्छा। ऐसा मेरे को इसलिए लगता है कि हम मीडिया कर्मी हो या आम जनता या जागरूक लोग जो भी हो, हम लोग छिंदगढ़, तोंगपाल, सुकमा, दोरनापाल, कोंटा के अपने परिचितों से बात करते हैं। जी। और इन स्थानों पर मुख्य रूप से नॉन ट्राइबल्स वो लोग हमारे परिचित में रहते हैं, हम्म, जो एक प्रकार से अपने मतदान का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। वो पिछले कई चुनाव से मैं सुनता आ रहा हूं कि इस बार दादी फंस गई, इस बार दादी फंस गए, लेकिन हर बार वो चुनाव जीतते हैं। और इस बार भी वही होगा, क्योंकि वो अंदरूनी सड़क के अंदर के मतदाताओं को साधने में एक्सपर्ट। और रही दादी से बात आशा आपका कवासी लखमा से है, उनका एक लोकप्रिय जी, नाम है। कवासी लोकप्रिय नाम है दादी। और दूसरी बात इसमें मुझे ये लगती है राजकुमार जी, कि कोंटा विधानसभा सीट में तीनों पार्टियों के मतदाताओं की संख्या लगभग समान देखेंगे आप किसी भी चुनाव में। जी सीपीआई को भी कैडर बेस कहा जाता है। इस बार मनीष कुंजाम उस सीट से हैं, लेकिन सीपीआई के कैंडिडेट नहीं है, टेक्निकली वो बाहर हो गए हैं, उनको एयर कंडीशन छाप मिला हुआ है, अच्छा। हंसियाबाजी नहीं मिला हुआ है जो सीपीआई का परंपरागत छाप होता है। हम्म, लेकिन सीपीआई उनकी पृष्ठभूमि है। सीपीआई का भी वही 22-24 हजार 25 हजार के लगभग वोट होता है। इतना ही वोट भाजपा का भी है, वो भी एक दूसरी कैडर बेस पार्टी है। और चूंकि 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं कवासी लखमा जी, बहुत बस्तर के वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने भी अपना कैडर लगभग इतने वोटों का बना लिया है। जी जी और जी। इसलिए मुझे लगता है कि एज में उस सीट पर कवासी लखमा जी को। चलिए, ये आपने एक अच्छी बात बताई। कांग्रेस के जो लोग इस वीडियो को देख समझ रहे हैं, ये पहली ऐसी सीट है जिसपे
बहुत आसान्वित हैं संतोष सिंह जी। मैं संतोष जी उस सीट की तरफ आ रहा हूं जहां से भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अफसर नीलकंठ टेकाम चुनाव लड़ रहे हैं। केसकाल सीट की मैं बात कर रहा हूं और वहां से जी कांग्रेस के संतराम नेताम चुनाव लड़ जी रहे हैं। संतराम नेताम के बारे में कहा जाता है वो 2003 और 2018 में चुनाव जीत चुके हैं और जी काफी अच्छी उनकी इमेज है। ऐसी बताई जा रही है जी कि काफी जी सक्रिय रहते हैं। तो आपको क्या जी लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर से कोई सीधी टक्कर उनकी है या मामला एक तरफा है? देखिए, केसकाल सीट को लेकर मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि संतराम नेताम पुनः विजयी होंगे। पुनः इसलिए विजयी होने की बात, हालांकि चुनाव है, इसमें कहा नहीं जाता है, लेकिन मेरे को इसलिए लगता है कि पूरे 5 साल अपने इलाके में सक्रिय रहने वाला अगर कोई विधायक है तो बस्तर में ऐसे किन्हीं चुने हैं, जैसे बस्तर विधानसभा से लखेश्वर बघेल हैं, जैसे केसकाल से संतराम नेताम हैं। ये जी। बहुत ही एक्टिव रहते हैं। दूसरी बात, एक चर्चा ये है कि नीलकंठ टीकाम जी जो कोंडागांव जिले के पूर्व कलेक्टर रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जी। उनका पैतृक गांव जो है वो अंतागढ़ विधानसभा सीट पे आता है। हम्म। चूंकि उन्होंने कलेक्ट्री कोंडागांव में की है, इसलिए केसकाल सीट का चयन उन्होंने अपने प्राथमिकता के आधार पर किया होगा। लेकिन केसकाल में अगर हम देख, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि केसकाल वो सीट है जहां पर संघ की, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और उसके संगठनों की काफी कवायद है। अच्छा। और चूंकि ये कवायद है तो इस कवायद में अनेक नेतृत्व भी उभरे हैं बीते वर्षों में, और जी। वो जो नेतृत्व उभरे हैं वो कहीं ना कहीं से अपनी टिकट की भी बाट जो रहे थे, जिन्हें हम्म। निराशा हुई है। अब इस चुनाव में उनका नजरिया क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन नीलकंठ टीकाम के मुकाबले मुझे लगता है संतराम नेताम का पलड़ा वहां पर काफी भारी। चलिए ये दूसरी सीट हुई जहां पर संतोष सिंह जी आसान्वित लग रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पूरी बातचीत संतोष सिंह जी से इस आधार पर नहीं कर रहा हूँ कि वो कोई ज्योतिष हैं। जी कल पत्रकारों का अपना एक आकलन होता है, वे फील्ड में रहते हैं, लोगों से उनकी रोज नए नए लोगों से मुलाकात होती है। और चूंकि जी संतोष जी लंबे समय से बस्तर के आदिवासी इलाकों में आना जाना करते रहे हैं, सक्रिय हैं, तो हम मतलब उनके विश्लेषण को थोड़ा सा बहुत मजबूत मानते हैं, तभी आपसे हमने यहाँ पे चर्चा प्रारंभ की। मैं एक सीट पर और आता हूँ, बस्तर से लखेश्वर बघेल मैदान में है और उनके सामने भाजपा के मनीराम हैं। बताया जा रहा है जी कि जो मनीराम है वो लखेश्वर बघेल के छोटे भाई के ही कोई रिश्तेदार हैं, साड़ू साड़ू भाई हैं शायद। जी साड़ू तो भाई। क्या स्थिति लग रही है कि दो रिश्तेदार आपस में टकरा रहे हैं? हालांकि कई जगहों पर जैसे पाटन में भूपेश बघेल से उनके ही रिश्तेदार टकरा रहे हैं, भतीजे हैं, तो ऐसे विजय बघेल। रिश्तेदार टकराते ही रहते हैं। तो क्या लग रहा जी है कि मनीराम कोई चुनौती दे पाएंगे लखेश्वर बघेल को? देखिए, बस्तर संभाग की बहुत ही अच्छी सीटों में से एक है कांग्रेस के नजरिए से बस्तर विधानसभा सीट। जी। ये मेरा ही नहीं, आम आदमी का भी ये देखा हुआ है कि लखेश्वर बघेल पूरे 5 साल अपने इलाके के लोगों से कांटेक्ट पर रहते हैं, और डाउन टू अर्थ पॉलिटिक्स कैसे की जाती है ये कोई लखेश्वर बघेल से सीख। जी। जी। तो एक तो ये कि बस्तर विधानसभा सीट जो है उसमें बस्तर जिले के दो हिस्से आ रहे हैं, एक तो बस्तर ब्लॉक का हिस्सा, दूसरा बकावंड ब्लॉक का हिस्सा। और एक प्रकार से किनारे की सीट है जहां लखेश्वर बघेल जी अपने अंदाज में काम करते रहते हैं, और इस चुनाव में दोनों ही बहुत ही मृदुभाषी हैं रिश्तेदार होने के साथ, शिक्षित हैं, बहुत ही पकड़ है। लेकिन लखेश्वर जी को जो सबसे बड़ा बेनिफिट इस सीट पर मिलता है वो ये कि उनको कांग्रेस के भीतर से किसी प्रकार की कोई चुनौती पिछले 10 साल से नहीं देखी जा रही। अच्छा। और हाँ, चूंकि कोई चुनौती नहीं देखी जाती है इसलिए लखेश्वर बघेल जी निश्चिंत होकर के अपने फील्ड में अपने लोगों से संपर्क में रहते हैं, कामकाज उस आधार पर करते हैं। दूसरा, इस 5 साल में ये बेनिफिट उनको मिलता दिख रहा है
कि चूंकि वो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, जी। अब चूंकि अध्यक्ष रहे हैं तो बहुत सारा काम उन्होंने अपने इलाके में करवाया है। पर्सनल टच तो है, चूंकि वो तीसरे बार अब विधायक बनने की राह पर हैं। दो बार के विधायक है, 10 साल से विधायक है, 2013 से लगातार जीत रहे हैं। विलेज टू विलेज और मैन टू मैन कांटेक्ट उनका है, पार्टी कार्यकर्ताओं से या गांव के जो ज्येष्ठ लोग हैं उनसे। लेकिन उन्होंने ये बेनिफिट तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र को दिलवाया है जिसका उनको लाभ मिलेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। हालांकि बनीराम कश्यप जो उनके रिश्तेदार भी हैं, जिला पंचायत के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं जी। और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एज देना चाहूंगा लखेश्वर बघेल जी को। चलिए संतोष जी, एक सीट और है, बहुत महत्वपूर्ण है। देश दुनिया के लोग जलप्रपात देखने जाते हैं और नियाग्रा से भी बड़ा जलप्रपात कहा जाता है चित्रकूट विधानसभा का पूरा एरिया जो है। और यहाँ से भी पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं, हालांकि जी दीपक बैज सांसद बन गए थे, सांसद बनने के बाद फिर विधायक बनने की कवायद करते हुए वे लौटे हैं। और पीसीसी जी अध्यक्ष होने के नाते पिछले दिनों उनका एक बयान आया कि मैं भले विधानसभा क्षेत्र में ना जाऊं, मेरा हर कार्यकर्ता दीपक बैच है। तो क्या लगता है कि वहां पे भाजपा से जो प्रत्याशी हैं विनायक गोयल, जी। उनकी कोई सीधी टक्कर देखने को मिल रही है क्या? तापमान है वहां का अभी फिलहाल चित्रकूट विधानसभा का? बस्तर जिले की जिन 2 सीटों पर जगदलपुर के अलावा इस समय तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, उसमें से एक सीट है चित्रकूट। बस्तर जिले की बस्तर विधानसभा सीट तो कांग्रेस अपने लिए मजबूत मान के चल रही है। और चूंकि दीपक बैज जी का ये बयान है, इस बयान को तोड़ मरोड़ कर ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये तो अच्छा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो दीपक बैज है, लेकिन इस बयान को उनके विरोधी लोग अपने नजरिए से उस इलाके में प्रसारित कर रहे हैं अच्छा। कि दीपक बैज जी ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं भी आऊंगा तो चुनाव जीतूंगा। और यही बात संघर्षपूर्ण बना रही है या विनायक गोयल के कद को थोड़ा सा अप कर रही है इस सीट पर, जिसकी वजह से दीपक बैज जी इस विधानसभा सीट पर बहुत ही कांटे के मुकाबले पे। विनायक गोयल की पृष्ठभूमि क्या क्या, क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप विनायक गोयल, देखिए, चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में 4 ब्लॉक आते हैं, जी। लोहंडीगुड़ा, बास्तानार, तोकापाल और दरभा। इसमें से तोकापाल ब्लॉक वो ब्लॉक है जिसके मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, जगदलपुर से जुड़ा हुआ है यह ब्लॉक, और एक प्रकार का मैदानी ब्लॉक। और इसी तोकापाल ब्लॉक से जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और पंचायती राज के तहत अच्छी पकड़ बनाई है विनायक गोयल ने, जिसके चलते पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और बस्तर संभाग की ये एकमात्र सीट है जहां पर वर्तमान में देखा जाए तो 3 पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप और लच्छू कश्यप भी भाजपा से हैं, तो राजमन बेंजाम कांग्रेस से हैं। स्वयं दीपक बैज भी पहले विधायक रह चुके हैं। तो इस रूप में देखा जाए तो यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक से लगभग नेतृत्व तो आया है। लोहंडीगुड़ा से लच्छू कश्यप के रूप में आया है, तोकापाल से बैदूराम के रूप में आया है, बास्तानार से राजमन के रूप में आया है, और अब तोकापाल से ही विनायक गोयल ताल ठोक रहे हैं भाजपा प्रत्याशी, और लोहंडीगुड़ा से दीपक बैज। इसलिए यह सीट कांटे की टक्कर पे फंसी हुई कही जा। चलिए उस सीट पर आते हैं, दंतेवाड़ा की जो सीट है, जहां से पिछली बार 2018 के चुनाव में देवती कर्मा पराजित हो गई थी, लेकिन फिर उपचुनाव हुआ तो देवती कर्मा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और अब वहां से उनकी टिकट कट गई है और उनके पुत्र छबिंद्र कर्मा को वो टिकट दे दी गई है। कहा तो ये जा रहा है कि पिछली बार छबिंद्र कर्मा यानी उनके परिवार के लोगों ने बगावत की थी, लेकिन चलिए टिकट कटने के बाद भी परिवार को ही मिली। तो कर्मा परिवार की सीट कही जाती है, महेंद्र कर्मा के परिवार से जुड़े हुए लोगों की। वहां भारतीय जनता पार्टी के चेतराम अटामी जो है वो एक नए प्रत्याशी जी हैं। क्या जी। पोजीशन देख रहे हैं आप वहां पर?
देखिए, बस्तर संभाग की 12 सीटों में से दंतेवाड़ा वो सीट है जिस सीट को लेकर भाजपा भी आशान्वित है। और अच्छा। भाजपा के आशान्वित होने की वजह चैतराम अटामी की सक्रियता के साथ कांग्रेस जनों का नाराज होना या कुछ वैसा परिवारवाद का आरोप लगाना जैसी बातें आती हैं सामने। जी। और इस आधार पर भाजपा यहाँ पर अपने आप को एज में मान रही है इस सीट पर। हम्म, हालांकि जो पूर्व विधायक है भीमा मंडावी, जी। जिनकी पत्नी पिछले उपचुनाव में ओजस्वी मंडावी ने चुनाव लड़ा था, उनकी बेटी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। हम्म, क्योंकि इस चुनाव में ओजस्वी मंडावी जी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, हम्म, चैतराम अटामी जी को टिकट दिया है। तो हम्म, वो उनकी बिटिया का ये वीडियो वायरल हुआ था कि हमारे परिवार ने इतने साल तक ऐसा काम किया, फिर भी परिवार, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करता या वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है। भाजपा को जो लोग बस्तर में जानते हैं, समझते हैं, वो ये कि ये लोग आखिरी समय में सब एक हो जाते हैं। हम्म, और जो संगठन है वो इतना अनुशासित होकर के काम करवा ले जाता है जिसकी हद नहीं। तो इसलिए ओजस्वी मंडावी वाला मैटर भी ने वहां पर काम नहीं करेगा। या जैसे नंदलाल मुड़ामी भी एक जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी चाह रहे थे और एक दो लोग चाह रहे थे भाजपा से हमें टिकट मिले, लेकिन भाजपा ने टिकट चैतराम अटामी जी को दिया। कांग्रेस ने टिकट देवती कर्मा जी के काट करके उनके परिवार में उनके पुत्र छविंद्र कर्मा जी को दिया है। और हम्म, चूंकि छविंद्र कर्मा ये पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए भी भाजपा जो कर्मा परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, वो हम्म। कहीं न कहीं से अपने को बढ़त की स्थिति में इस सीट पर देख। मतलब वहां पर भी एक तरह से आप कांटे की टक्कर मान रहे हैं। कांटे की टक्कर मान रहे हैं जी। एक सीट और और है। जी, बीजेपुर। राजकुमार जी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा जी, कहिए कि कहिए। 2018 के चुनाव में, इस पर भी एक एपिसोड भी हो सकता है कि 2018 के चुनाव में बस्तर की 12 में से 6 सीटें ऐसी थी जहां तीसरे स्थान पर नोटा था। जी। इसका मतलब कि किन्हीं पार्टियों के बगावती प्रत्याशी या कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा पार्टी का प्रत्याशी अगर कोई है, तो वो तो सबसे पहले नोटा से फाइट कर रहा है, फिर कांग्रेस भाजपा से फाइट करेगा। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस का एक केडर बना हुआ है, इसलिए मुख्य मुकाबला तो उन दोनों के बीच में दिखता है। और चूंकि बात नोटा की हो गई है, इसलिए दंतेवाड़ा भी वो सीट है जहां तीसरे स्थान पर नोटा था। और दंतेवाड़ा सीट में देवती कर्मा जी के हार जीत का जो अंतर था वो नोटा से भी कम था। तो इसका मतलब काफी ज्यादा नोटा का इस्तेमाल इस इलाके में हुआ है। और ये इस आपने बढ़िया सीट बात बताई पर और ये ध्यान देने योग्य बात है दोनों जी दलों के प्रत्याशियों के लिए कि नोटा जी का जी इस्तेमाल ना हो और लोग अपने मतदान का उपयोग करें, क्योंकि करे करे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी तरह की बातें होती है। लोग खारिज भी करते हैं, अस्वीकृति भी देते जी हैं और अपनी स्वीकृति भी देते हैं। जनमत जी भी होता है, बहुमत भी होता है। मैं बीजापुर सीट पे आऊं उसके पहले, चूंकि नोटा से एक बात आई है, तो ये जो जी सर्व आदिवासी समाज का बड़ा जोर रहा पिछले दिनों अखबारों में, मीडिया में, तो ये क्या लगता है आपको कि सर्व आदिवासी समाज जो है ये बस्तर की सीटों पे कोई प्रभाव डाल पाएगा जहां जहां उनके प्रत्याशी चुनाव समर में है? देखिए, विधानसभा चुनाव में वर्तमान में तो इनका बहुत ज्यादा वजूद नहीं, अच्छा। या क्यों नहीं दिख रहा है, इसकी अपनी अपनी लोग व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले बस्तर से जुड़े दो मसले ऐसे थे जिनमें सर्व आदिवासी समाज बहुत मुखर था। एक जी भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो 2022 में हुआ, अगर आपको याद हो, जी जी तो जी वहां से अकबर राम कुर्राम जो जी। रिटायर्ड आईपीएस हैं, उनको सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी के तौर पर प्रतिष्ठित किया गया था और बहुत कांटे का टक्कर बताया जा रहा था। दूसरा विषय था जो दंतेवाड़ा जिले में बोधघाट परियोजना बन रही है,
जी। इस पर भी सर्व आदिवासी समाज ने बहुत मुखर होकर अपनी बात रखी थी। तो ऐसा लगता था कि विधानसभा चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले सर्व आदिवासी समाज अपनी कोई भूमिका जनता के समक्ष या मतदाता के समक्ष प्रस्तुत करेगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। जो मेरी जानकारी है वो ये कि इन्होंने बस्तर की 12 सीटों पर फोकस करने के बजाय करीब करीब आधा दर्जन सीटों पर ही फोकस किया हुआ है, और अच्छा। उनमें से एक सीट मनीष कुंजाम जी की भी मानी जाती, कोंटा। यद्यपि वो इनके प्रत्याशी नहीं है, वो तो बेसिकली सीपीआई के हैं, लेकिन वहां पर भी सर्व आदिवासी समाज ये सोचता है कि किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस को चुनौती दी जाए। हालांकि इन्होंने कैंडिडेट्स यहाँ इनके बैनर पे इनके नाम पर कैसे कहीं दिखते नहीं है, इनकी कोई अच्छा। सभाएं नहीं है, लेकिन अंडर करंट के तौर पर निश्चित रूप से ये लोग काम कर रहे होंगे, सारा आदिवासी समाज के लोग, ऐसा मेरा मानना है। और तो सीट चलिए बाई ये सीट तो इनकी जी 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तभी पता चल पाएगा कि तब सर्व पता चलेगा। आदिवासी समाज का कितनी भीतरी हिस्सों में आना जाना रहा है। मैं जी। बीजापुर की सीट पर आता हूं और वहां से कांग्रेस के विक्रम मंडावी है, विक्रम शाह मंडावी, और विक्रम सामंत। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो दोनों के बीच क्या स्थिति देख रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम साह मंडावी को यहाँ पर मैं कांग्रेस को एज लेकर देख रहा हूँ, इसलिए कि 5 साल अपने इलाके में विक्रम साह मंडावी सक्रिय रहे हैं, हम्म। और कवासी लखमा जी समेत जो दीगर नेता हैं उनके हम्म। संपर्क वाले वो भी उस क्षेत्र पर लगातार आते जाते रहे हैं, अनटच नहीं रहा है। और जिस प्रकार का प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुआ, उसमें आवापल्ली जैसे इलाकों को तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो अच्छा। निसंदेह विक्रम साह मंडावी ने एक प्रकार से अपनी सरकार से अपने इलाके को ये बेनिफिट तो दिलवाया है, और इस बेनिफिट के आधार पर उन्हें फायदा मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्षेत्र में जीवन संपर्क भी उनका रहा है। वहीं दूसरी ओर गागड़ा जी जो पूर्व मंत्री तो हैं, रमन सिंह के शासनकाल में मंत्री रहे हैं, भाजपा सरकार के वन मंत्री रहे हैं। इलाके में भैरमगढ़ एक ब्लॉक पड़ता है, उस भैरमगढ़ ब्लॉक के इर्द गिर्द के हिस्से में उनकी सक्रियता जरूर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाने की स्थितियां उनकी कभी नहीं रही। चलिए और एक और ये भी सीट बची हुई है। जी जी, 2 सीट और बची हुई है। एक एक बात और हाँ, कहें, बोलिए एक बोलिए। बात और ये कि बीजापुर में ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे भाजपा के, ये सघन नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इसका असर पार्टी और कार्यकर्ता और नेताओं के अंदरूनी इलाकों में जाने पर भी दिखता है। बावजूद इसके बावजूद इसके ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर एज कांग्रेस को है। चलिए एक बात बताइए कि ये जो अंतागढ़ सीट है, मतलब ये सीट तो हालांकि बहुत पुरानी है, इसकी सर्वाधिक चर्चा तब हुई जब मंतूराम पवार का नाम वहां से उभरा टेप कांड में, और तब लोगों ने जी। जाना कि भाई कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसा प्रत्याशी भी है जिसने नाम वापस ले लिया ठीक है इन वक्त पे टिकट मिलने के बाद। और बाद में टेप से ये खुलासा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं की उसमें संलिप्तता थी। अजीत जोगी और उनके पुत्र का नाम भी सामने आया, और अब मंतूराम पवार ना कांग्रेस में है ना भाजपा में है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़। वहां से लड़ रहे हैं। तो घर के रहे ना घाट के वाली स्थिति है। इस सीट से कांग्रेस के रूप सिंह पोटाई मैदान में उतरे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री रहे हैं विक्रम उसेंडी, वे मैदान जी। में हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, अंतागढ़ सीट वो सीट है जिसमें कांग्रेस ने बस्तर संभाग में अपने विधायक को चेंज किया।
फिलहाल तक अनूप नाग वहां से कांग्रेस के विधायक थे। अनूप जी। नाग की टिकट काट दी गई, रूपधर पोटई को दी गई है कांग्रेस ने। हम्म। वहीं भाजपा ने विक्रम मंडावी जो सांसद रहे हैं उनको इस सीट पर लड़ाने का फैसला किया है। वो पहले विधायकी का चुनाव भी इस सीट से लड़ते रहे हैं, अंतागढ़ सीट विक्रम मंडावी हैं कि से। विक्रम उसेंडी? सॉरी सॉरी, विक्रम उसेंडी। जी विक्रम जी उसेंडी, विक्रम मंडावी कांग्रेस के हैं जो बीजापुर। जी जी अब जी जी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर में ये मौखिक प्रचार भी हो रहा है कि सांसद का चुनाव भी आप लड़ोगे, विधायक हाँ। का चुनाव भी आप लड़ोगे, मंत्री भी आप बनोगे, फलाना अध्यक्ष भी आप बनोगे। तो क्या एक ही आदमी बनेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो इस चीज का नुकसान दो इलाके में दिख रहा है। अब उस दो इलाके में क्या होता है ये तो 3 तारीख को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा। नहीं तो इसी बात से चित्रकूट में दीपक भाई जूझ रहे हैं और इसी बात से अंतागढ़ में विक्रम उसेंडी भी जूझ रहे हम्म, हैं। अब ये है कि वहां विक्रम उसेंडी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया है। पूर्व जो विधायक रहे हैं मंतूराम पवार वो भी बतौर निर्दलीय मैदान पर हैं। पूर्व विधायक अनूप नाग टिकट कटने से नाराज होकर वो भी मैदान पर हैं। तो एक प्रकार से त्रिकोण चतुष्कोण की स्थिति में किस करवट उठ बैठता है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि इस इलाके में यानी कांकेर जिले की 3 सीटों में से यह सीट भी अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर में आज से 4 दशक पहले ही निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं झाड़ू राम रावटी। तो इंडिपेंडेंट लोग भी यहाँ झंडा बुलंद करते रहे हैं, इसलिए ये बहुत कांटे की टक्कर वाली सीट। इस सीट को लेकर के ना तो भाजपा बोल सकती है कि हम जीत रहे हैं, ना तो कांग्रेस बोल सकती है हम जीत रहे हैं, ना तो कोई निर्दलीय बोल सकता है कि हम जीत रहे हैं। अब ये तो मतदाताओं के मन की बात है कि कौन उनको साथ ले जाता है, मतलब कौन ये है उनको कि संतुष्ट वहाँ करता है। त्रिकोणीय मामला है, फंसा हुआ है त्रिकोणीय ऐसा। मामला फंसा है, त्रिकोणीय मामला फंसा है। सब जी एक जी दूसरे को वोट काट रहे हैं। जी संतोष जी, एक सीट और है भानु प्रतापपुर, वहां से मनोज मंडावी चुनाव लड़ते रहे, लेकिन पिछले उपचुनाव जी में कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज की। वहीं से अकबर राम कुर्राम भी सर्व आदिवासी जी समाज से उतरे थे और भारी मतों से सावित्री मंडावी ने अपना जीत का परचम जीत गए। फहराया था। वहां जी से भारतीय जनता पार्टी के गौतम उइके चुनाव समर जी में है। तो भानु जी प्रताप पूर्व में क्या तापमान दिख रहा है, राजनीतिक तापमान फिलहाल? मुझे ऐसा लगता है कि भानु प्रतापपुर में राजनीतिक तापमान वो भी बस्तर के अन्य भागों के समान वहां के मतदाता भी बहुत ही जागरूक मतदाता है। और चूंकि 2022 में सावित्री मंडावी उपचुनाव में जीती हैं, इसलिए लगता है कि जनादेश पुनः उनके उनको आशीर्वाद देने के मूड में दिख रही है जनता, मेरे को लगता है। चूंकि पब्लिक के बड़े वर्ग को लगता है कि इनको अपनी क्षमता दिखाने का ज्यादा अवसर नहीं मिल पाया है, और बहुत कम समय मिला। इसलिए बहुत कम समय मिला है और इस कारण से उनको टिकट को लेकर के भी कांग्रेस में बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ और उनको टिकट दे दिया गया सावित्री मंडावी जी को। तो ऐसा लगता है कि सावित्री मंडावी जी को पुनः इस क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, इसलिए मुझे ये सीट कांग्रेस के एज वाली दिख रही। अच्छा, एक सीट है कांकेर, ये ऐसी सीट है जहां से पिछली बार शंकर धुर्वा की टिकट कट गई थी, लेकिन इस बार वे लौट करके आए हैं और भारतीय जनता जी पार्टी के वहां आसाराम नेताम चुनाव समर में है। तो जी क्या देख रहे हैं कांकेर सीट में आप, कि क्या स्थिति बनती बिगड़ती दिख रही है? कांकेर सीट में मुकाबला नजदीक है। अच्छा। हालांकि हमारे बस्तर संभाग में तो ये है प्रवेश द्वार है एक प्रकार से कांकेर। कांकेर जी। लेकिन लेकिन कांकेर में मुकाबला नजदीकी रहेगा और दोनों प्रत्याशियों के जीतने में उनके अपने परफॉर्मेंस या व्यक्तित्व से ज्यादा संगठनों की भूमिका रहे। जिस अच्छा। संगठन, हाँ, चूंकि दोनों संगठन में बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वहां पर, कांग्रेस में भी और भाजपा में भी।
और उनके परामर्श से ये टिकटें दी गई हैं। जैसे कि शिशुपाल सोरी जो सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और वो विधायक रहे हैं यहाँ से कांग्रेस के, उनकी संसदीय सचिव रहे हैं, तो उनकी टिकट काट करके अगर दिया गया है टिकट शंकर धुर्वा को, तो निश्चित रूप से संगठन की सहमति इसमें होगी। अब चूंकि संगठन की सहमति उनको टिकट दिलाने में है, इसलिए जिताने में भी संगठन का ही योगदान इसमें अग्रणी माना जाएगा और संगठन की परीक्षा भी होगी। ठीक वैसी चलिए ही स्थिति संतोष जी, भाजपा मैं में भी। 12 सीटों पर लगभग हमने चर्चा कर ली है और मोटे तौर पर जो एक लब्बो-लुआब है वो यही है कि कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है, तो कुछ सीटों पर कांग्रेस भी बहुत जी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। वो जी कहीं-कहीं आप बता रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है, तो ये तो अंतिम समय में कभी भी तराजू का पलड़ा जैसे इधर-उधर होता है, तो वैसे हो सकता है। जी मैं 2-4 सवाल और आपसे कर लूँ कि प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी अपनी एक छत्तीसगढ़िया ठेठ छत्तीसगढ़िया होने की छवि है और जी इसके अलावा के माटी पुत्र वो कहे जाते हैं, किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ देने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। तो जी उनकी योजनाओं का, उनके किसान पुत्र होने का या किसानों को जो धान का बोनस जो लगातार मिल रहा है और भी बहुत जी सारी योजनाएँ, जैसे आदिवासियों की जो वनोपज की खरीदी है जिससे सीधे बिचौलिए हटे और वो जी आदिवासियों की जेब में जो सीधे पैसा जा रहा है। इसके अलावा जो बस्तर के लौंडीगुड़ा क्षेत्र में जो आदिवासियों की ज़मीन वापस की गई या नगरनार के स्टील प्लांट का जो मामला जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इसका निजीकरण नहीं होने देंगे और स्वयं आगे बढ़कर ये कहा कि सरकार प्लांट खरीदने को, संयंत्र खरीदने को तैयार है। तो जी उनकी अपनी जो एक निजी छवि बनी हुई है प्रदेश में एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में, उनकी जी कार्य योजनाओं को लेकर के, उसका क्या असर पूरे बस्तर की 12 सीटों पर आप देखते हैं? निसंदेह भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर बस्तर से बहुत ही पब्लिक कनेक्ट बनाया है उन्होंने इस 5 साल में। और जो बात आप वनोपजों की कर रहे थे, क्योंकि बस्तर वनोपज और खनिज संसाधन के लिहाज से बहुत ही समृद्ध इलाका माना जाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये बात तो लोग महसूस कर रहे हैं कि जहां भाजपा के 15 साल के शासनकाल में मात्र 7 प्रकार के वनोपजों की खरीदी होती थी, वहीं अब भूपेश बघेल ने इसे बढ़ा करके 65 प्रकार के वनोपजों की खरीदी हो रही है। और चूंकि वनोपजों की खरीदी का बहुत अच्छा लाइन या चैनल डेवलप किया है सरकार ने, हुँ, हुँ। और इसलिए 2020 में कोरोना का जो पहला चरण आया, 2021 में कोरोना का जो दूसरा चरण आया, उसमें इस इलाके में कोरोना का त्राहिमाम उतना ज्यादा न नजर आने के पीछे एक कारण यह है कि आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ है इसका, हुँ, वनोपजों की बिक्री खरीदी से। दूसरी बात, जो नगरनार क्षेत्र पे है, ये सरकार का स्टैंड तो यहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा में है। या जैसे 2018 में सरकार में आने के पश्चात 2019 के शुरुआती महीनों में लौंडीगुड़ा के 10 गांव की जमीन किसानों को दी गई, जो पहले स्टील प्लांट लगाने के लिए एक निजी औद्योगिक घराने को देने की बात कही जा रही थी। जी। तो उसका भी लाभ कांग्रेस को है। किसानों के लिए जो धान बोनस है, धान की खरीदी है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना है। और मुझे ऐसा लगता है राजकुमार जी की बस्तर में जिस एक बात की चर्चा होनी चाहिए वो है देवपुर। अच्छा। चूंकि आदिवासी समाज बहुतायत में है यहाँ पर, ओवरऑल में अगर हम देखें तो जैसे 65% में आदिवासी समाज है, 12 में से 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हुँ, अब 65% का आंकड़ा सब जगह फिट नहीं बैठता, ये जगदलपुर में बैठ सकता है, लेकिन अगर हम देखें कि कोंटा, तो कोंटा सीट वो है जहां 95% आदिवासी मतदाता है। हुँ, बस्तर की अगर हम बात करें तो बहुतायत क्षेत्रों पे देवगुड़ियों पर बहुत अच्छा काम किया है कांग्रेस सरकार ने। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के नाम पर घोटुल
या देवगुड़ी या मातागुड़ी, इनके संरक्षण संवर्धन के साथ उनकी बोली भाषाओं के संरक्षण की दिशा में भी काम किया है। और ये बात कांग्रेस के लोग अगर ले जाएंगे अपने चुनावी मैदान में, तो जो ले जाएंगे उनको फायदा मिलेगा। दिक्कत यहाँ पर यही है कि भूपेश बघेल जी ने व्यक्तिगत तौर पर पूरे 5 साल बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाई। किसान जैसे कृषि ऋण माफी की बात अगर हम करें, जो अभी कल उन्होंने फिर एक बार कहा है ये कि शक्ति। अब फिर शक्ति में कहा है कि फिर सरकार आएगी तो हम फिर से पिछले बार के समान। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि ऋण माफी हुई है। अब केवल मैं एक असेंबली सेगमेंट का बात आपको बता रहा हूं, तो ये क्या स्थिति होगी। तो अब कृषि ऋण माफी, धान बोनस, धान की खरीदी, ये विषय किसानों के बीच में तो है। अब इन विषय को जो बेहतर तरीके से लेकर जाएगा उसे फायदा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और यदि जो लोग भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यदि संतोष सिंह जी की इस बात को पर गौर कर रहे हैं, तो उन्हें ये ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि हम सबका भी ये मानना है कि सांप्रदायिक ताकतों से कहीं न कहीं से मुकाबला बहुत ज़रूरी होता है। संतोष जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि जी बस्तर के बारे में बड़ी बातचीत ये रही है कि जैसे हम किसी से कहते थे कभी कि कभी आप आइए रायपुर, छत्तीसगढ़ आइए, तो कहते थे नहीं हम नहीं आ पाएँगे, वहाँ तो एयरपोर्ट पे नक्सली मिलते हैं। तो अब वो जी स्थिति पिछले 5 साल में हम नहीं देख रहे हैं, हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनके 15 साल के कार्यकाल में जितनी बड़ी घटनाएँ वहाँ पे हुई, एर्राबोर का हो, ताड़मेटला का हो, जी तिम्मापुर का हो, जी इतनी बड़ी घटनाएँ नक्सली हिंसा की आदिवासी दोनों तरफ से पीसने वाले आदिवासी मारे जाते थे, सुरक्षा बल के जी, लोग मारे जाते थे। बिल्कुल पिछले ठीक, 5 बिल्कुल। सालों में बहुत कमी देखने को मिली है। तो और क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो जिनको हम दादा कहते हैं, उस इलाके में जो भीतरी हिस्सों में रहने वाले जो नक्सली हैं, आदिवासी लोग उन्हें दादा कहते हैं, शहरी लोग जी भी डर के दादा ही कहते होंगे। तो जी, वो दादा बिल्कुल भाई सही। लोगों ने कोई फरमान जारी किया है क्या? कि यदि हाँ, वोट फरमान नहीं जारी डालोगे, किया है, ये वोट फरमान नहीं जारी डालोगे, किया हुआ। हाँ, तो कितना तो असर ये पड़ेगा नक्सलिज़्म का वहाँ पे जो बचे-खुचे एरिया है उससे? कोई क्या मतगणना में कोई या मतदान के दिन कोई फ़र्क पड़ने वाला है? क्या लगता है? देखिए, इसमें ये है कि हम लोग भी प्रिंट मीडिया में यही लाइन लिखते थे कि नक्सल गड़बड़ जब जमकर हुआ मतदान, हुँ, या नक्सली बहिष्कार या चेतावनी का नहीं हुआ असर। हुँ, और इस बार भी नक्सलियों ने बीते वर्षों के समान ही हुँ, चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। लेकिन इसका विशेष असर मुझे इस संदर्भ में नहीं दिख रहा है कि पिछले बार भी औसतन 80% क्या होता है। अब आप हम समझ सकते हैं, हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि हुँ, 80% मतदान क्या होता है। हाँ, इतना रेशियो पहुंच गया था मतदान का। बस्तर संभाग में सर्वाधिक 83% के लगभग मतदान बस्तर विधानसभा क्षेत्र में काउंट किया गया है। हुँ, औसतन 78-80% मतदान हुआ है। तो इस बार भी मतदान होगा। ये बहिष्कार इनका पुराना है और इन 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में निश्चित रूप से नक्सलवाद पर विपरीत प्रभाव ही पड़ा है, उनके नजरिए से अगर देखा जाए तो। और पुलिस और प्रशासन ने जो विकास, विश्वास और एक और शब्द है कोई उसका, विकास विश्वास की त्रिवेणी जो चलाया है, उस त्रिवेणी का असर तो अंदरूनी इलाके में दिखता है। पब्लिक भी अब उठ गई है और नक्सलवाद को अगर एक आंदोलन कहा जाए तो ये एकदम स्पष्ट तथ्य है कि प्रत्येक आंदोलन की एक समय सीमा हुँ, हुँ। और चलिए, वहाँ हर तैनात सभी व्यक्ति अब अफसरों ये को समझ बधाई रहा दी है। जा सकती है जो माओवाद के पूरे इलाके में लगातार सक्रिय हैं और सतत निगरानी के साथ काम कर रहे हैं। हालाँकि वहाँ शिवराम कल्लूरी होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती, जैसी स्थिति अभी आप फ़िलहाल बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूँगा और उसके बाद अपनी बातचीत को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। जी बड़ी चर्चा रहती है कि आदिवासी इलाकों में वनवासी आश्रम या शिशु मंदिर या तमाम जंगल के क्षेत्रों में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की घुसपैठ चुनाव के पहले हो जाती है। आप क्या देख रहे हैं कि इस चुनाव में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघी लोगों का उस पूरे इलाके में बोलबाला आपको कहीं दिखाई दे रहा है या घुसपैठ बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि चुनाव के पहले वो लोग बहुत सक्रिय रहते हैं इस तरह के इलाकों में। क्या देख रहे देखिए, चुनाव से पहले ये लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, इससे कोई दो मत नहीं। लेकिन ये तब इनकी सक्रियता बढ़ जाती है जब स्टेट की पॉलिटिक्स में इनको कहीं ना कहीं से कोई दर्जा या किसी प्रकार की मदद मिलती है। और चूंकि स्टेट में बीते 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है, इसलिए कांग्रेस के शासनकाल में ये जो इस प्रकार की जो संस्थाएं रही हैं इनकी, उनको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ तो नहीं प्राप्त हुआ। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आर्थिक लाभ इन्हें प्राप्त हुआ होगा। इसलिए जो सरस्वती शिशु मंदिर या और जो संस्थाएं हैं जो मुख्य रूप से इनके हैं? लिए काम करती रही, वनवासी कल्याण आश्रम या एकल विद्यालय जैसे, वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं बस्तर में अब फिलहाल। तो फिलहाल ये इसलिए आप मुझे नहीं लगता हाँ जी, कि संघ का कोई बहुत असर वहां पर बहुत नहीं। ज्यादा असर नहीं दिख रहा। यद्यपि लेकिन लगातार यद्यपि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बस्तर आ जी, रहे हैं, तो उनके भाषणों का, उनके उद्बोधन का, उनकी मन की बात का कितना असर देख रहे हैं आप बस्तर में? भोले भाले देखिए, आदिवासियों को क्या वो लुभा पा रहे हैं? क्या उनकी बातें उनकी समझ ऐसा में? नहीं कहा जा सकता कि वो लोग बहुत ज्यादा लुभाने में सफल हो रहे हैं। अभी तो ये भी चर्चा है कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक केंद्रीय मंत्री बैठेंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर से जो भी नेता बस्तर में आ रहे हैं, वो मुख्य रूप से एक धर्मांतरण की बात करते हैं। धर्मांतरण तो कोई छत्तीसगढ़ में पूरा इशू बनाने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जी। विशेषकर ट्राइबल बेल्ट में। लेकिन इस ट्राइबल बेल्ट में लोग ये भी समझ रहे हैं कि 15 साल तो प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, धर्मांतरण कोई रातों रात आने वाली चीज तो है नहीं। हम्म, सत्ता में नहीं थे, नहीं है, तो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, और यही जब सत्ता में आ जाते हैं धर्मांतरण की बात भूल जाते हैं। दूसरी बात यह कि नक्सलवाद के ग्राफ बता रहे हैं कि नक्सलवाद बहुत कमजोर हुआ है बस्तर में। कुछ, अगर हम बीते 5 साल की बात करें तो कुछ गिनती की घटनाएं हुई हैं। उन गिनती के घटनाओं के अलावा, जैसा कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में ताड़मेटला है, रबोर है या रानी बोदली है, इन जगहों को लोग बाई नेम जानते थे और दिल्ली तक जानते थे। इतनी भीषण नक्सल वारदातें होती थी। या झीरम, अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो, जी। जहां कांग्रेस की पूरी एक लीडरशिप खत्म कर राजनीतिक पीढ़ी का ही खत्म कर दी गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है दी। कांग्रेस के द्वारा। तो अगर हम देखें तो उस प्रकार के हालात बस्तर में नहीं दिख रहे, तो वो दूसरा विषय भी नहीं है। तीसरा डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट को पब्लिक महसूस कर रही है, चाहे वो डेवलपमेंट धान खरीदी के रूप में हो, चाहे सड़क पुल पुलिया निर्माण के रूप में हो, चाहे वो जिस भी रूप में हो, कि कांग्रेस के शासनकाल में ये विकास हुआ है। और 5 बनाम 15 की बात पब्लिक कर। तो चलिए, ये थे संतोष सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार बस्तर के। बेहद अहम बातचीत रही उनसे, और उन्होंने बताया कि किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना सकती है, किन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और कहां पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने हमें यह भी जानकारी दी कि किस तरह से प्रदेश की जो भूपेश बघेल की सरकार है, उनकी योजनाओं का लाभ आदिवासियों को मिल रहा है। किसान धान का बोनस मिल रहा है, किसानों के लिए जो प्रारंभ की गई ये योजना उसका लाभ आदिवासी उठा रहे हैं। तो समग्रता में यदि हम टोटलिटी में यदि देखें तो ऐसा लगता है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों की तरह बस्तर में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 3 दिसंबर को ये पता चल पाएगा कि संतोष सिंह जी की जो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी नहीं कहना ठीक होगा, क्योंकि संतोष सिंह जी का जो आकलन है वो कितना मुफीद होता है, कितना सार्थक होता है, कितनी उस पर मुहर लग पाती है। आज की चर्चा फिलहाल इतनी ही। अगली चर्चा हम जरूर करेंगे और लगातार हम बस्तर पर बातचीत करते रहेंगे। उसकी एक वजह यह जी, है, बस्तर एक बहुत
अहम इलाका है, देश दुनिया की नजरें रहती है और 7 नवंबर को 20 सीटों पर जब मतदान होना है तो उसमें बस्तर की 12 सीट भी बस शामिल है। आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। नमस्कार। नमस्कार।